महाराष्ट्र हिंदी परिषद और शोलापुर विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वर्कशॉप, ये वर्कशॉप का दूसरा दिन है। पहला फूल पिरोने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी को आमंत्रित किया था। बेहद सुंदर अभिव्यक्ति के साथ उस व्याख्यान का लाभ करीब करीब 2 से 3 हजार लोगों ने उठाया है। ये दूसरा पुष्प है जिसे पिरोने के लिए शोलापुर विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर सुरैया शेख आज निमंत्रित है। पटल पर जितने भी विद्वान हैं, मैं मेरे कॉलेज की ओर से सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हमने बीए भाग 3 मतलब स्नातक स्तर का जो स्पेशल के स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के लिए हमने इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। वर्कशॉप का आयोजन बेहद जरूरी था, बेहद जरूरी था, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का आरंभ और हमारे ग्राम के कॉलेज बहुत सारी दिक्कतें थी। इन दिक्कतों पर विजय हासिल कर हमने अपने बच्चों को कुछ देने की मंशा मन में रखी थी और उसी मंशा के तहत आज का दिवस, क्योंकि बच्चों का हक बनता है ज्ञान की प्यास बुझाए। मैं, मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य और मेरे सहयोगी अध्यापक, इनके विचार विनिमय के उपरांत हमने तय किया कि शोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी बीए 3 स्पेशल हिंदी के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को जो अंतिम सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर के भीतर जो सिलेबस रखा हुआ है, पेपर 5 है, उनमें से पहला जो पेपर है यह विशेष लेखक का, और विशेष लेखक में अब जो किताब लगी हुई है यह कृष्णा सोबती लिखित समय सरगम। समय सरगम समय के सीने पर दस्तक देकर एक पीढ़ी की दास्ता कहने की हिम्मत जो रखते हैं, वो विमर्श को जन्म देकर साहित्य में नई धारा को जन्म देते हैं। बहुत सारे विमर्शों की चर्चा आज तक हमने सुनी है, लेकिन वृद्ध विमर्श थोड़ा सा अछूता था और कृष्णा सोबती की कलम बिल्कुल इस पर चली। उसे न्याय देने के लिए हिंदी अध्ययन मंडल अहिल्या देवी होलकर शोलापुर विश्वविद्यालय शोलापुर की अध्यक्षा डॉक्टर सुरैया शेख आज मौजूद है। मैं फिर से एक बार उनका स्वागत करता हूं। इनकी शिक्षा MA, MPhil, PhD आज विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल की अध्यक्षा के रूप में कार्यरत है। विश्वविद्यालय के बहुत सारे कार्य वो हंसते हंसते निभाती है, बड़ी हंसमुख है, विद्वान है, ज्ञानी है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के बच्चों को अपना समझकर नए नए जो कार्यक्रम लिए जाते हैं उसमें हंसते हंसते सहयोग लेने वाली डॉक्टर सुरैया जी। डॉक्टर सुरैया जी ने आज तक उनके मार्गदर्शन के नीचे 5 PhD के स्टूडेंट PhD प्राप्त कर चुके हैं। 6 स्टूडेंट अब उनके मार्गदर्शन के नीचे PhD प्राप्त करने लगे हैं। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा काम किया है।
आज समय सरगम और कृष्णा सोक्ति, इनकी जो उपन्यास है, इस उपन्यास पर वह भाष्य करने वाली है। दो अलग अलग पीढ़ियों के दो छोरों को एक सूत्र में बांधकर एक पीढ़ी की दास्ता को कहने की कोशिश कृष्णा सोक्ति ने की है। कृष्णा सोक्ति जी की ये जो किताब है, ये किताब बेहद सुंदर ऐसी किताब है जो केवल विमर्श को ही जन्म नहीं देती, बल्कि बहुत कुछ कहती है। अगर इस किताब की अगर भाषा को देखें तो भाषा की हर मन को मोहित करने वाली भाषा है। जिस तरह से कविता के अंतर्गत बहुत सारे नए उपमानों का प्रयोग होता है, उस तरह की नए उपमानों को जन्म देने वाली उनकी भाषा मन को मोहित करती है। आकाश का नीला रंग और उस पर सूरज का सुनहला मुकुड़ा, पश्चिम में सूरज धीरे धीरे धरती के मंच पर और सरक जाता है। अग्नि का लाल गोला, पीछे अंधेरे का बहुत विशाल पर्दा। इस तरह की भाषा जिसका मन कोमल हो, जो कविता लिखने की क्षमता रखती हो, वही इस तरह का सुंदर उपन्यास लिख सकती है। कृष्णा सोक्ति ने प्रस्तुत उपन्यास के बहाने बहुत सारी समस्याओं की ओर हमें आकर्षित किया। कृष्णा सोक्ति का ये उपन्यास आज की पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, डॉक्टर सुरैया शेख जी जब इस उपन्यास पर भाष्य करने वाली है, अभिव्यक्ति देने वाली है, तब मैं कहूँ हेलो जाकिर सर, आवाज आ रही है? सर जी की आवाज नहीं आ रही है। शेख मैडम, हाँ, आप शुरू करते हैं क्या? ठीक है। हाँ, आप शुरू करें। जाकिर सर, आवाज आ रही? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरैया शेख। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ, आ रही। आप शुरू करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरैया शेख, अध्यक्ष महामाड़ी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मोडनी तथा अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडल पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर तथा सदस्य प्रबंधन परिषद व्यवस्थापन परिषद पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर विश्वविद्यालय सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर। आज विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी तथा महाराष्ट्र हिंदी परिषद हिंदी अध्ययन मंडल पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वावधान में सप्तदिवसीय कार्यशाला के आयोजक महाविद्यालय के ऋषितुल्य प्रधानाचार्य मेरे मित्र आदरणीय महेंद्र जी कदम, हिंदी विभागाध्यक्ष झाकिर जी मुलानी, उनके सहयोगी अनिल जादव जी, इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी
छात्र, अध्यापक तथा हिंदी प्रेमी, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर महेंद्र जी और डॉक्टर जाकिर जी का मैं पहले तहे दिल से आभार मानना चाहती हूँ कि आज होली का त्योहार है, बहुत अच्छा दिन है और उन्होंने ये जो प्रयोजन किया है सभी विभाग 3 के छात्रों को पेपर नंबर 12 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोग देखते हैं कि आजकल कोविड का वातावरण है, सारा वातावरण ठपसा हुआ है और ऐसे हालात में छात्रों तक पहुंचने का एकमात्र उपाय उन्होंने ढूंढ कर निकाला है। उनका अध्ययन अध्यापन करने का बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने ये नियोजन किया है। इसलिए आप दोनों को तथा आपके महाविद्यालय पूरे टीम का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा विषय है समय कृष्ण सोक्ति के समय सरगम उपन्यास का एक अध्ययन। देखिएगा, किसी भी उपन्यास हो, रचना हो, साहित्य की शुरुआत करने से पहले हम उसका शीर्षक जानना बहुत जरूरी समझते हैं। समय सरगम मतलब सुर तथा ताल का चढ़ाव तथा उतार। ये जीवन संघर्ष मान लीजिए स्त्रियों का है या कि वृद्धों का है। मैं इस उपन्यास की कथा वस्तु या कि समीक्षा, लेखक का अपना व्यक्तित्व, निजी अस्तित्व, सभी बातों पर यहाँ प्रकाश डालने जा रही हूँ। अक्सर मेरे छात्र कहते हैं कि मैडम एक बार आपने लेक्चर दिया तो हमारी पूरी तैयारी हो जाती है। वही आशा मैं यहाँ पर रखती हूँ कि विभाग 3 के छात्रों का पेपर नंबर 12 का पूरी तैयारी इस अध्ययन के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हो जाए। तो उस दृष्टि से कृष्ण सोक्ति का समय सरगम इस उपन्यास पर हम व्यक्तित्व की दृष्टि से, समीक्षात्मक दृष्टि से या कि कथा वस्तु की दृष्टि से प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है। समाज से ही प्रेरणा ग्रहण करके रचनाकार अपनी रचनाओं का सृजन करता है। समाज के प्रत्येक चित्र और प्रतिबिंब को निरूपित करने में केवल कुछ ही व्यक्ति सिद्धहस्त होते हैं। इनका लिखना, पढ़ना, बोलना पाठक या श्रोता पर विशिष्ट अमिट प्रभाव डालता है। अतः साहित्य सृजन भी एक कला है जो केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहता है। आधुनिक हिंदी साहित्य आम जनता का साहित्य है। एक सजग साहित्यकार अपने युग की विषमताओं और विसंगतियों से भली-भांति परिचित रहता है। उन्हें अपनी रचनाओं द्वारा सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करता है। साहित्य के गद्य विधाओं में कहानी तथा उपन्यास विधाओं का अपना ही एक महत्वपूर्ण तथा अलग स्थान है। कृष्ण सोक्ति बहुत ही प्रतिभावान लेखिका है। वे कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आती है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनका निजी व्यक्तित्व समृद्ध रहा है। उनके व्यक्तित्व के गुण उनके कृतित्व में अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व तथा कृतित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं उनके साहित्य को समझने में सहायक होता है। साहित्यकार की अभिव्यक्ति में उनकी सामाजिक जीवन की शाब्दिक अभिव्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। साहित्यकार के सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति उनके निजी व्यक्तित्व का प्रधान पात्र है। इसीलिए
कृष्णा सोप्ती के बारे में श्री अमर प्रसाद गणेश जायसवाल के शब्दों में यहाँ कहा गया है, नारी के सभी पुराने बिंबों को चुनौती देने वाली एक सजग और सशक्त रचनाकार है। इनकी रचनाएं उक्त बातों को सफलतापूर्वक साबित करती है, ऐसा उन्होंने कृष्णा सोप्ती के बारे में कहा। कृष्णा सोप्ती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी सन में एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ। इनका जन्म स्थान गुजरात या आजकल पश्चिम बंगाल, पंजाब यानी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सोबती अपनी जन्मभूमि के प्रति मधुर अनुभव प्रकट करती है। वे आगे कहती है, मैं वैदिक ऋचाओं की रोहिणी नहीं हूं, मैं वैदिक ऋचाओं की रोहिणी नहीं हूं, मैं तो चनाव के पानी और मिट्टी से बनी हाड़ मांस की एक लड़की हूं, हाड़ मांस की एक लड़की हूं। उसकी रेत पर खेली हूं, उसकी लहरों में नहाई हूं, तैरी हूं। स्वभाव में वही अनोखा पानी है। सच तो यह है, सिर्फ चनाव ही चनाव का पानी है। सोप्ती जी की मातृभाषा पंजाबी है। पंजाब के गांव को उन्होंने गहराई और बारीकी से समझा है। इस विषय में उनका मुकाबला सिर्फ एक हद तक पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम कर सकती है। सोप्ती जी की मूल संस्कृति पंजाब की राष्ट्रीय संस्कृति है। इसमें एक प्रकार की बेधड़क संवेदनशीलता मौजूद है। यही बेधड़क बोल्ड अभिव्यक्ति उनके कथा एवं साहित्य में सर्वत्र दिखाई देती है। कृष्णा सोप्ती की, जिसे पंजाबी अंचल का कथाकार भी कहा गया है, उनको 3 बहनें और एक भाई था। उसमें सोप्ती दूसरी है। भाई बहन अपनी रुचि के मुताबिक अपनी पसंद की किताबों को पढ़ने लगे। रात को एक दूसरों को किताबों की कहानियां सुनाने लगे थे। सोप्ती का बचपन शिमला और दिल्ली में बीता। उनका बचपन बहुत ही सुखद रहा है। सविता जैमिनी ने कृष्णा सोप्ती के साक्षात्कार के समय उनसे कहा, तब उन्होंने उसे जवाब दिया, मेरा ख्याल है मुझे बस एक ही चीज की समझ थी। मैंने लेखक के रूप में अपने को बहुत गंभीरता से लिया। लेखन का प्रमोशन, लेखन का जो प्रोफेशन है बड़ी ही जालिम है। उसमें अपनी जितनी भी सोच है, जितना आप जीते हैं, जितना आप जानते हैं, उसमें आप इतने अकेले होते हैं कि अगर छाया भी आए तो आप जानते हैं कि उसमें आप इतने अकेले होते हैं कि अगर छाया भी आए तो असहनीय है। छाया असहनीय है और यही वजह रही है। वैसे स्वभाव से भी मैं बहुत प्राइवेट पर्सन, वे स्वयं कहती है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कृष्णा सोप्ती ने विवाह नहीं किया, वह प्राइवेट पर्सन है। सोप्ती की नजर में विवाह औरतों के लिए उनके अधिकार और चुनाव की बात है। विवाह एक कंपेनियनशिप, मित्रता भाव है। विवाह एक सुंदर चीज है। यह भाव विवाह के बाद अधिकार भावना में बदल जाता है। साक्षात्कार में सोप्ती ने अपने पुरुष मित्रों के बारे में इस प्रकार कहा, मैं बड़े सलीके से मैत्रियों को निभाती हूँ। मैंने आज तक किसी दोस्ती को मैला नहीं किया। मुझे ये परेशानी नहीं है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इससे हम हमेशा आजाद रहेंगे। सही गलत का विवेचन आपके पास होना बहुत जरूरी है, चाहे आपके पुरुष मित्र हो या औरतें मित्र हो।
इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सोबती सलीके से मित्रता करती है, मित्रता को मैला नहीं होने देती, स्वतंत्र रूप से मुंह के सामने ही सभी बातें करती है, इसीलिए उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। स्वतंत्र रूप से बातें करते समय सही गलत का वह सोच करती है, विचार करती है। कृष्णा सोबती की प्राथमिक शिक्षा दिल्ली और शिमला में हुई। सोबती की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई, इसलिए उनकी कृतियों में गांव और शहर दोनों की संस्कृतियां मौजूद है। 1948 या 50 में तेजस्वी की संरक्षिका के रूप में थी, फिर 1950-51 में प्राचार्य के रूप में ही ऑफिसर्स चिल्ड्रंस स्कूल में दिल्ली में कुछ समय तक काम किया। उसके बाद 1952 में प्रौढ़ साहित्य नामक एक पत्रिका के संपादक के रूप में दिल्ली शासन के कुछ समय तक काम किए। सोबती का व्यवसाय अध्यापन और सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा करना है। अब लंबे अरसे से स्वतंत्र लेखक काम करती आ रही थी। एक साक्षात्कार में सोबती ने यह भी कहा था, उनसे जब पूछा गया था कि आप लेखिका न होती तो क्या होती, उन्होंने कहा कि उम्र में थिएटर करना चाहती थी, एयर होस्टेस भी बनना चाहती थी। ये थिएटर की ओर बढ़ गई होती या एयर होस्टेस बन गई होती तो सोचो हिंदी साहित्य की एक अच्छी लेखिका से हमें वंचित रहना पड़ता था। उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया था। जैसे कि 1980 में सोबती को साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार सोबती को मिला। 1982 में हिंदी अकादमी दिल्ली पुरस्कार मिला। 1983 में साहित्य कला परिषद पुरस्कार मिला। 1996 में साहित्य अकादमी की बृहत्तर सदस्य जैसे कि फेलोशिप होती है वो मिली। 1999 में जीवन पूर्ण साहित्य उपलब्धि के लिए पहला कथा चूड़ामणि पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार कृष्णा सोबती का व्यक्तित्व एवं रचना एक दूसरे से अभिन्न है। वस्तुतः लेखिका का व्यक्तित्व समसामयिक परिवेश, परिस्थितियां, समस्याएं, घटनाएं, साहित्य पाठक आदि इतने अभिन्न हैं कि अलग करने की कोशिश करने पर भी वो अलग नहीं होते। एक दूसरे के बिना इसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बदलते सामाजिक परिवेश में नारी ने स्वयं को स्वतंत्र इकाई के रूप में घोषित करके अपनी दृढ़ता बताई है। समकालीन समस्या या घटनाओं को विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। किसी एक समस्या या घटना को चित्रित करने में भिन्न भिन्न लेखकों को उनमें अंतर दिखाई देता है। वही लेखकों की अपनी विशिष्टता होती है, वही लेखकों का व्यक्तित्व होता है, वही उनका निजीपन होता है। यह हर लेखक में अलग अलग होता है। जैसे कि कृष्णा सोबती जी का व्यक्तित्व महान है, उनका अपना अलग ढंग है, वे सभी पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उनकी प्रतिभा विलक्षण है। उन्हें देखते ही यह जान पड़ता है कि उनका साहित्यिक अध्ययन बहुत गहरा है। सोबती खुद कहती है उसे खरी नजर से जिंदगी को जीने वाले को पढ़ना है और कलम से उकेर कर सत्य को चुनते चले जाना है। कृष्णा सोबती की यह बात हृदय से है।
वे शालीनता की मूर्ति है। उनका पांडित्य और सक्रियता हमें आश्चर्यचकित कर देता है। उनके ज्ञान के दायरे की कोई सीमा नहीं है। उनकी जानकारियां ताजा और यथार्थ है। वे परिश्रमी और अध्ययनशील व्यक्ति है। किसी चीज को सीखने की शक्ति और साहस उनमें बहुत अधिक है। कृष्णा सोबती एक साहसी लेखिका है। वे यथार्थ को पहचान कर विश्वसनीय तरीके से व्यक्त करती है। उन्होंने सन 2000 में प्रकाशित जो उपन्यास है समय सरगम, मुख्यतः एक पीढ़ी विशेष पर केंद्रित उपन्यास है। 21 भाग में विभाजित यह उपन्यास, जिसके दो मुख्य पात्र हैं अरण्या और ईशान। जीवन के मुहाने पर खड़े ये दो बुजुर्ग अपने जीवन के बचे हुए समय सरगम को बाकी चिंताओं से परे छटक पूरी उमंग के साथ सुनने को सजग है। साथ ही पक चुकी उम्र को जीने की सतर्कता और दिनचर्या की वाजिब सावधानी को निहायत ही संजीदगी से बरतते हुए समय सरगम कहानी है। वृद्धों और वृद्ध लोगों की जो इस संसार में अकेले है, यह अकेले होना भी कई स्तरों पर है। कुछ अकेले हैं क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं, कुछ इसलिए है क्योंकि उनका परिवार उनसे दूर है, कुछ परिवार में होकर भी अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। उनकी कोई उपादेयता नहीं। अब नहीं रही, या यूं ही कहे कि पीढ़ी की नजर में उनकी उपादेयता का महत्व को अब नगण्य समझा जाता है। इस उपन्यास में प्रमुख रूप से संयुक्त परिवार में बुजुर्गों की भूमिका और वर्तमान पारिवारिक माहौल में उनकी वास्तविक स्थिति को कई प्रसंगों के माध्यम से उजागर किया है। दमयंती, प्रभुदयाल और कामिनी, इन तीन पात्रों के माध्यम से भारतीय परिवार व्यवस्था के तीन कोणों को उजागर किया है। और बच गया चौथा कोण स्वयं अरण्या और ईशान है। एक और दमयंती है, जिसे उसके बेटे और बहू ने अपमानित कर रखा था। तो दूसरी ओर प्रभु दयाल है, जो परिवार द्वारा ही मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं। ये दोनों ही परिवार वाले हैं, पर एक कामिनी भी है जिसका कोई परिवार नहीं, पर उसे उसके सगे भाई ही ठगा रहे हैं। दमयंती, जिसमें आधुनिकता सभी गुण मौजूद थे, वह अपने ही बनाए घर में सीमित कर दी गई थी। स्वयं के बेटे बहू द्वारा ही तिरस्कृत की गई थी। दमयंती सब कुछ होते हुए भी अकेली है, दुखी है। वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों परेशान होती। बच्चे साथ रह रहे हैं, मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है, खर्चा मैं कर रही हूं, और मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूं। बिना मेरी इजाजत मेरा सामान इधर उधर करते रहते हैं। मैं अपने बच्चों से वैर विरोध क्यों करूंगी। उनका भी कोई फर्ज बनता है। मैंने कुछ खाया पिया है कि नहीं, बीमार हूं, दवा लानी है, टेस्ट करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, वह सब मैंने अपने आप कर रही हूं। मैं ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकती, मेरे मेहमान नहीं बैठ सकते।
जबकि वहां का सब फर्नीचर, साज सामान मेरा अपना बनाया हुआ है और मैं किसी बेजान काठ की तरह देखी जाती हूँ। ये उसके अपने स्वयं के वाक्य है। बेटे द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा को पार करने पर एक माँ सहम जाती है। आखिर यह कैसी विडंबना है आज के समय में कि एक माँ को अपने ही घर में अपने बेटे से भय लग रहा है, और वह भी इतना कि उससे अरण्या को अपने घर पर रुकने को कह दिया। जैसे कोई बेटा, मैं ऐसा कहूंगी कि जैसे कोई छोटा बच्चा डर रहा हो और अपने से किसी बड़े समझदार की आड़ आना चाहता है, ताकि उस शक्तिशाली बेटी की शक्ति कम भले न हो, पर कम से कम संकोच की छांव में वह बच निकले। परंतु दमयंती का यह भय निराधार नहीं था। अगले कुछ दिनों के भीतर ही दमयंती इस माया संसार को छोड़ के चली जाती है, पर स्वयं के प्राकृतिक बुलावे से नहीं, बल्कि बेटे बहू की मेहरबानी की बदौलत ही यह है। भारतीय परिवार जहां मां को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और जिसके पैरों के नीचे जन्नत की खोज की जाती थी, पर शायद आजकल उस जन्नत की प्राप्ति पत्नी के पैरों के नीचे होने लगी है। ऐसा नहीं कि पति के न रहने पर मात्र बुजुर्ग विधवा मां के साथ ही ऐसा हो रहा है, बल्कि ऐसा ही हाल बुजुर्ग पिता के साथ भी किया जाता है। उपन्यास में प्रभुदयाल के माध्यम से परिवार के इस विद्रूप रूप को उजागर किया है। लड़के ने सूत में पिरोई ताली गले से उतार ली, बाप का इससे बड़ा अपमान भी क्या हो सकता है। प्रभुदयाल भी बुजुर्ग ही थे, उन्हें भी युवाओं की तुलना में इस संसार से थोड़ा पहले ही जाना चाहिए था, पर वह भी अपने समय से पहले चले गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला घोटने की बात आई और भारतीय संस्कारों जिसमें पला परिवार, पुत्र पुत्रवधू भला ऐसा क्यों करेंगे। पर घर में दूसरा कोई आया भी नहीं। खैर, एक और कामिनी है जिसका पति और संतान की तर्ज पर कहा जाए तो कोई परिवार नहीं। वह आर्थिक रूप में समर्थ है, पर अकेली रहती है। उसके भाई है, भाई उसकी संपत्ति की लालच में उसे मृत्यु के मुंह में ढकेलने से कोई संकोच नहीं करते। अरण्या और ईशान को बताती है, कामिनी के नाजानकारी में ऐसे उसके भाइयों ने उसके मकान का सौदा कर दिया और डॉक्टर भी निर्धारित कर दिया है कि शायद स्लो पॉइजन के लिए उनके मुंह से ये शब्द आते हैं कि साहिब, मेम साहिब का कुछ रहने वाला नहीं। भाई लोग घर बेच चुके हैं, दो दो डॉक्टर हैं साहिब, एक नहीं, हर मंगल को भाई लोग डॉक्टर आता है। जैसे कहता है मैं वैसे ही करता हूं। एक और वो लोग भी इसकी समाज में हैं जो परिवार वाले नहीं, उनकी संख्या कम है, पर उन्हें भी जो परिवार वाले हैं उनकी दृष्टि में तोलना नहीं छोड़ सकते, भले ही अपने ही घर में बुजुर्गों तथा माता पिता को देखने में उनके पास समय नहीं है, एक ही रुचि नहीं है। परिवार के बाहर हो जाने का कथानक और तर्क इससे बहुत अलग है। अगर आप परिवार के बाहर खड़े हैं तो परिवार के मिथक भी अपनी हदों से दूर तेवर चढ़ाए घूरते रहते हैं। परिवार अब भी अंतर संबंधों की नई पुरानी तारीखों वाला संस्करण मात्र है। यह कैसी परिवार व्यवस्था है, सभ्यता की चादर में असभ्य हो चुकी कैसी पीढ़ी है जो अपनेपन, ममत्व और भावनाओं की हत्या कर रही। क्या ऐसे माहौल में
व्यक्ति अपना विकास कर सकता है? व्यक्ति ऐसी पृष्ठभूमि में अपना विकास नहीं कर सकता। अरण्या कहती है, व्यक्ति पनपेगा, इसके बाहर भी प्रयोगशाला में उसे जुटाना होगा अपने बलबूते पर। भ्रम है कि भरोसा लगता है, धीरे धीरे पुराने समय वाले परिवर्तन नए में घुल जाएंगे और नए पुराने बढ़ते जाएंगे। सुविधाओं से सच बड़े होते हैं और संबंधों के विश्वास सिकुड़ते जाएंगे। वास्तव में अब रिश्तों और भावनाओं में महत्वपूर्ण स्थान पैसों ने लिया है। जिसके पास पैसा है वह परिवार में निर्णायक भूमिका निभाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी परिवार में कोई कदर तक नहीं। इसी तरह बुजुर्ग पीढ़ी शक्ति और अर्थ दोनों से क्षीण हो चुकी है। इसीलिए उनकी भला साख क्यों बनी रहे परिवार में। आर्थिक योगदान देने वाली की अपेक्षा न कमाने वाली की क्या स्थिति होगी। संयुक्त परिवार में भी परिवार का स्वामित्व के मुंह ताक रहे हैं कि तेवर कुछ ढीले पड़े, गुस्सा छाने तो शायद कुछ बात बने। परिवार की सुव्यवस्था, अस्मिता, गरिमा यह एक मूल्य है और वो मूल्य उन्हें चुकाना पड़ता है। जिनका खाता दुबला होता जाता है, परिवार की सांझी पैसों के व्यापारिक प्रबंधन में निहित है। उनकी आंतरिक शक्ति कैसी हो चुकी है। घनी छां की जगह घिसी हुई पुरानी चिंदिया फरफरा रही है। बूढ़ों की अपनी ही दुनिया होती है और न भी हो तो उन्हें बनानी पड़ती है, क्योंकि परिवार वालों के पास न उनके लिए समय है न ही उनकी दुनिया में इनके लिए कोई स्थान। अलग अलग परिवार से निकली यह बूढ़े सयानों की टोली हर शाम इस बगीचे में आ जुटती है। घर से बाहर ताजी पीढ़ी की अंतरंग शामों में अलग से जैसे बेटे बहुओं की सहूलियत हो जाती है। घर परिवार में अधिकार कम होते जा रहे हैं। आशीर्वाद के लिए नमस्कार, प्रणाम एक संग परिवार में रहते जाते हैं। गर्माहट का बोध है, दबाव है। दोनों बुढ़ापे की यही अवस्था और यही स्थिति है। इन परिवार वाले अनाथ बुजुर्गों से तो बेहतर ही है बिन परिवार के होना, क्योंकि ऐसे बुजुर्गों अपनी सारी शक्ति और क्षमता अपनी अवस्था की बेहतरी और सुविधा में खर्चा करते हैं, न कि पारिवारिक तनाव और विषाद में। जिन वरिष्ठ नागरिकों के आसपास परिवार नहीं, उनकी गिनती कम है, जिम्मेवारियां कम हैं, उन्हें कोई प्रतिकूल संकेत देने वाला नहीं। जब तक है मनमाना जिए जाओ। परिवार से अलग थलग अपनी आर्थिक क्षमताओं को संयम से इस्तेमाल करते हुए अकेले अपने ही ढंग से अपने को संवारते जाते हैं। बहुत सी पारिवारिक चिंताओं से अपने को बचाए लिए जाते हैं। बूंद बूंद अर्जित अपनी शक्तियां रोग, बीमारी और संकट के लिए संभालकर अपने ही घर में रखते हैं। अपनी दुनिया में ये सब बुजुर्ग एक दूसरे के ऊपर पर्याप्त नजर भी रखते हैं। शायद सामाजिक होना इसे ही कहते हैं कि हम अकेले होकर भी एक दूसरे को अनदेखा कर रहे हैं। पर वृद्धों की एक निश्चित दिनचर्या और सोच बन जाती है और वो एक दूसरों को देखकर अपनी तुलना भी कई बार करते हैं। सयाने अपने और दूसरों पर नजर रखते हैं। कौन जाने इंतजाम में है, कौन पंचांग में निरख रहा है, उदास हो रहा है, कौन आए दिन ख्यालों में अपनी लिखी वसीयत बदलता है, कौन रोज की सैर में,
कौन आए कितने डॉक्टर के पास नजर आ रहा है, कौन सूर्यास्त देख रहा है, चिंतित है। मतलब अपने अपने हर एक के अलग अलग ख्याल है, उसे यहाँ दर्शाया गया है। बच्चों की दुनिया तो कुछ अलग ही है, निस्संदेह अब अलग है, इसे मान लेना भी जरूरी है। समय बदला है, उसके साथ साथ माता पिता दादा दादी को भी बदलना होगा। यह तो हमेशा से होता चला आया है, सिलसिला आगे पीछे का है। बहू बेटों की अनाकानी आंखें चुराना, हमारी भूली बिसरी गलतियां जताना, सब कुछ गृहस्थी में। पर अपने पिछले वक्त अपने पोतों पोतियों से, दादा दादी जी जिनको सुनना भी कितना भला था। समय सरगम उपन्यास है खुशी ढूंढने की, जो पास बचा है उसमें संतोष करने का। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर बुजुर्ग पछताते हैं कि वह क्या नहीं कर पाए, और जो पा सकते थे उसे क्यों न पा सके। और इसका कारण जो सामने आता है वह अधिकांशतः है परिवार, वही परिवार जिसमें आज उनका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व समझा ही नहीं जाता। उनके बलिदान, उनका त्याग कोई मूल्य आंका जाता। ऐसे परिवार की सहूलियत और खुशियों के लिए उन्होंने लूट दिया, स्वयं को लूटा। अपना समय, सामर्थ्य और व्यक्तिगत खुशियां। अरण्या बुजुर्गों की स्थिति से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए उसे परिवार न होने का भी कोई पछतावा नहीं होता। वो परिवार की कमी को महसूस नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि परिवार का होना कई मायनों में खतरनाक भी है। विशेषकर वृद्धों के लिए अरण्या ऐसा नहीं सोचती कि वह अकेली है और उसके आगे पीछे कोई नहीं, तो कौन अंतिम समय में उसका कार्य करेगा। बजाय इसके वह आनंद से जीती जाती है, जीने से ज्यादा कुछ नहीं सोचती है। निशब्द है समय, पर इसमें भी बहुत कुछ धड़क रहा है, और उम्र वह बकरी बनी चर रही है। धीरे धीरे चरने दो, उस ओर मत देखो। ढलती उम्र उसकी जीवन जीने ढंग तो बेतरीब है, बल्कि वह हर क्षण में अपने को सजग किए रहती है, स्वयं का आत्मलोचन करती है। पेड़ों के तानों को देखो, सूखता से जमे हैं, अपनी जड़ों से तुम कैसे चल रही है। वो अपनी स्वयं की बातें यहाँ पर स्पष्ट करती है, क्योंकि उस दिन वो बहुत उदास थी। अरण्या अपने गुजरे हुए मतलब गुजर चुके जीवन से उबी नहीं। वह जीवन के बाकी बचे क्षणों में वही आकर्षण महसूस करती है, जैसे वो पल किसी किशोर या नवयुवक की अपनी ओर आकर्षित करती है। और यह एक संदेश है बुजुर्ग हो चुकी पीढ़ी के लिए कि प्रकृति और समय तो नित्य नवीन है, फिर हम क्यों स्वयं की जरा अवस्था को अपने परिवेश पर ला दें। हमारे नीरस और थके पड़ जाने से समय तो थक नहीं जाएगा, वह तो अपनी कलाएं दिखाएगा। फिर क्यों ना हम समय के साथ रहेंगे। समय तो हमारे बाहर है, आगे भी है, पीछे भी है। वही है जो हम आतंकित है। आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। सुख कोई व्यक्तिगत अवधारणा नहीं, मात्र अपने जीवन में सुख होना ही सुख नहीं, और न ही अपने परिवार में घिरे दुख के बादल पूरे परिवार पर छाए रहते हैं। इस संसार में केवल सुख ही है,
जो हमें व्यक्तिगत भावनाओं के आच्छादन के कारण कभी दिखता है तो कभी दुख में डूबा रहता है, जबकि व्यक्ति के लिए समय का औचित्य उसके जीवन जीने में निहित है। अगर शरीर में जान है और जान नहीं है तो यह सुख दुख, धरती आकाश, अपने पराये, भूत भविष्य आदि हमारे लिए मायने ही नहीं रखता। हम जीवित हैं, यही समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए छोटी सी यह एक पंक्तियां है। सुख है क्योंकि हवा है, धूप है, जल है, आकाश निर्मल है, देह में धड़कती सांस है, अभी भी जीने के भीतर है सब। जब बाहर हो जाओगे, शेष हो जाएंगे, तो भी किसी न किसी अंश में स्वरूप में स्मृति रहेगी। न रहेंगे हम तो इस धरती के सन्नाटों के साथ बहेंगे, स्मृति के पास रहेंगे, घूमते रहेंगे शिखरों पर, घाटियों, ताले, नदियों और झरनों पर हम यही बने रहेंगे। इसीलिए जो समय बचा है उसे अपनी सारी ताकत के साथ ही जीना होगा। अच्छे बुरे हर पलों को हमें समय में पिरोना होगा। जो वाजिब है उसे साथ लेकर और जो छोड़ जाने की जरूरत में है उसे छोड़ देने पर ही इस जीवन का आनंद लिया जा सकता है। कृष्णा सोप्ती इस उपन्यास के माध्यम से यही संदेश देती है। समय के साथ चलना होगा, अन्यथा समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। जीने की अदम्य जिजीविषा और संतोष की कथा है समय सरगम। समय जो जीवन के हर रंग को लेकर चलता है। हमें हर रंग से रंगना चाहिए, तभी समय का महत्व समझ में आएगा। दुख के भोग के बाद ही सुख का आनंद मिलेगा, वियोग के बाद ही मिलन की तृप्ति समझ जाएगी, अधूरीपन के बाद ही पूर्णता का भान होना। इसीलिए समय सरगम, समय एक राग नहीं, समय में निबद्ध है अनेक राग, अनेक बंदिशें। समय बहाने बहाने सम्मोहित करता है, उदास करता है, अंदर का पाखी उड़ान के लिए फड़फड़ाता है। आदिम, षडज और निषाद, पहला स्वर आदिम स्वर, जन्म स्वर, षडज तरुणाई स्वर, निषाद इस मानवीय आख्यान का अंतिम स्वर। बचपन, यौवन और हर पकते हुए मौसम का सूर निषाद जब तक हो इन्हें गूंथने रहने दो, तभी है यह सरगम, यह समय सरगम। अतः मैं छात्रों के लिए अपनी भाषा में एक संक्षिप्त इसकी समीक्षा कहेंगे अथवा हम कथा वस्तु कहेंगे कि आपको इस प्रकार समझ में आने जैसी है। जैसे कि इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के बदलते मूल्यों को हेलो हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो, ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के बदलते मूल्यों को, उसमें आए परिवर्तनों को ऐसी हकीकत के साथ हमारे सामने रखा है जिसकी घुटन को महसूस तो सभी कर रहे हैं परंतु मानने को तैयार नहीं है। उपन्यास के दो मुख्य पात्र अरण्या और ईशान बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं। अरण्या अविवाहित रही व ईशान की पत्नी का देहांत हो चुका है। उनका पुत्र लवी जब 13 वर्ष का था तभी उसका देहांत हो चुका था। अरण्या और ईशान दोनों एक ही ब्लॉक में दो अपार्टमेंट में रहते हैं। वह अक्सर पार्क में टहलने के कारण एक दूसरे से परिचित हुए। अरण्या एक लेखिका है
उनके मन में कहीं किसी भी बात को लेकर कोई पछतावा नहीं है। वे स्वयं भी इस बात को मानती है कि इस चेहरे पर सताई हुई रेखाएं नहीं, समय के साथ उगी पकी है। अपने वक्त को खुद जिया है। रात भर काम करना, सुबह 4:30 बजे सोना व प्रातः देरी से जगना उनकी अपनी निजी आदत है। चाय की बेहद शौकीन है। ठीक इसके विपरीत ईशान अपने अकेलेपन में काफी एकांत की महसूस करता है। परिवार व अपने मित्रों की याद बार बार उन्हें सताती है। उनके साथ एक पहाड़ी नौकर बहादुर भी रहता था। ईशान अपनी दिनचर्या को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। वो प्रयास करते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। समय सारणी बना छोटी मोटी सावधानियों एवं सतर्कताओं से जीवन को आबद्ध करवा रहा है। आचार विचार में दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। कई बार उन दोनों में अध्यात्म को लेकर भी, वर्तमान समस्याओं को लेकर, सरकार को लेकर, दिनचर्या या परिवार नामक इकाई को लेकर सहज भाव से तर्क वितर्क होते रहते हैं। परंतु सयाने होने के कारण दोनों ही बात बिगड़ने से पहले उस पर नियंत्रण लगा देते हैं। दोनों की जन्म तिथि भी एक ही है। दोनों की माताओं का नाम भी एक है, दुर्गा। अरण्या छोटे छोटे पलों को जीने वाली, अपने आप में खुश रहने वाली, अपने निर्णय स्वयं लेने वाली, तनाव में भी तटस्थ रहने वाली एक समझदार वरिष्ठ नागरिक है। समय सरगम उपन्यास में बदलते पारिवारिक मूल्यों को उजागर करते हुए बुजुर्गों की समस्या पर प्रकाश डाला है, जो कि एक कड़वी हकीकत को अभिव्यक्त करते चलती है। व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक स्वतंत्र विचार के रूप में जीने के लिए प्रेरणा विकल्प देती है। स्वयं अरण्या इस बात का एक सशक्त प्रतीक है। अरण्या अपने एकांत को सुखकर बताते हुए ईशान से कहती है कि आज का सच यह है कि परिवार के ऊपरी ढांचे के संगत और भीतरी तनावों से दूर यह शांत मुझे सुखकर लगता है। इसके विपरीत ठीक ईशान का मानना है कि पारिवारिक संदर्भों की व्याख्या व्यक्तिगत संदर्भों से नहीं की जानी चाहिए। ईशान के अनुसार परिवार सुरक्षा का एक नीड है और एक दूसरे को सहारा देने वाली एक घनी छाह भी। जवाब में अरण्या कहती है, जो संरक्षण आत्मविश्वास को कुरदता चले, उसे सराहने की भले क्या जरूरत है। विचारों में वैमनस्य के बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। एक दूसरे की स्थिति उनके विचारों में अंतर कारण बन जाती है, एक दूसरे के सम्मान करती है। ईशान और अरण्या को अपनी मित्र दमयंती के पास ले चलते हैं। दमयंती अच्छे रईस, समृद्ध एवं वृद्ध बहु बेटे के साथ भरे पूरे घर में रहती है। पति की मृत्यु के पश्चात साधु महात्माओं के पीछे जीवन की मानसिक शांति की तलाश करती है। घर का पूरा खर्चा इस उम्र में उठाने के बावजूद दमयंती सुखी नहीं है। उसके आश्रम में जाने पर बेटे नौकर माधव को धमकाते रहते हैं कि बताओ मामा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। उसे अपने ही हाथों बनाए गए सजाए गए ड्राइंग रूम में जाने की, अपने मेहमानों को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है। ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम में बैठाने पर जो तमाशा और शर्मिंदगी उसे झेलनी पड़ती है, उसका डटकर मुकाबला करने पर महीने भर बाद भी मालकिन के न रहने का संदेश उसे मिलता है, जो यह सोच उसको मजबूर करती है
क्या नारी के अस्तित्व और व्यक्तित्व में सूत्र अब भी पिता, पति और पुत्र के हाथ में है? ईशान के अनुसार परिवार एक गूंथी इकाई है, उसमें ममता, स्नेह और प्रेम की सीमाएं नियंत्रित है, वह एक अनुशासन है। तो अरण्या के अनुसार आरक्षण और संरक्षण चाहिए। परिवार अब भी अंतर संबंधों की नई पुरानी तारीखों वाला संस्करण है। व्यक्ति इसमें कैसा समझाएगा, समा पाएगा, वह पनपेगा। इसकी बाहर की प्रयोगशाला उसे जताना होगा। अरण्या द्वारा कहे गए बातों को ध्यान में रखना होगा। अरण्या अन्य बुजुर्गों से हटकर है, वह अपना आप स्वयं ही है। उसे बड़े से बड़े मसले भी राय की जरूरत पड़ती है। घर के कर्जों के बोझ पर पेपर क्लियर न होने उसकी मजबूरी है। उपन्यास के अंत में ईशान के संबंधी ईशान और अरण्या की बातचीत से पता चलता है कि ईशान अपने समय में आईएएस से प्रथम क्रमांक पर आईपीएस पर, लेकिन जम्मू कश्मीर में अरण्या भी होती है। इन दोनों के बीते हुए कल को याद दिलाते हैं। अंत में यह संदेश भी होता है कि अरण्या कृष्णा सोबती तो नहीं, जो पाठक को यह सोचने पर विवश करती है, क्योंकि अरण्या वो कृष्णा जी के जीवन में शैली में काफी समानताएं यहाँ पर झलकती है, दिखाई देती है। संपूर्ण उपन्यास में कृष्णा जी पारिवारिक खोखली हकीकत एवं मान्यताओं को बड़ी सच्चाई से उधेड़ती चलती है। वे व्यक्ति को अपने जीवन की प्रयोगशाला में अपने आप, अपने बलबूते पर अपना विकास करने के लिए कहती है। विवाह पति पुत्र के दायरे से बाहर हो अपने आप को अपने सर्वाधिक निकट पाने की मिठास ही समय सरगम है। अतः कृष्णा सोबती जी का समय सरगम उपन्यास, जिसकी समीक्षा की कथा वस्तु कृष्णा सोबती के व्यक्तित्व के साथ मैंने आपके सम्मुख रखी है। आशा करती हूँ कि आप सभी से लाभान्वित हुए होंगे। और अंत में मैं संयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रयोजन किया छात्रों के लिए, भविष्य में उनकी उन्नति के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए ये उपयुक्त होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम जी। आवाज सुनाई देता है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, देता है। धन्यवाद मैडम जी। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी, हिंदी विभाग, IQAC, महाराष्ट्र राज्य हिंदी परिषद और हिंदी अध्ययन मंडल, पुण्यश्लोक अहिल्या होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अध्ययन अध्यापन प्रणाली आज के प्रमुख वक्ता प्राध्यापक डॉक्टर सुरैया शेख, हिंदी अध्ययन मंडल, पुण्यश्लोक अहिल्या होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर। विषय कृष्णा सोबती का समय सरगम उपन्यास एक अध्ययन। मैडम जी ने इस विषय लेकर बीए भाग 3 के छात्राओं को आसान से आसान सरल भाषा शैली में समझाने का एक सफल प्रयत्न किया है। अतः समय सरगम उपन्यास पर उनका बहुत अध्ययन है, उनके व्याख्यान से स्पष्ट होता है। साधारण 1 घंटों से
छात्र आपका व्याख्यान शांत सुन रहे थे। आपके प्रभावशाली और सुंदर विचारों ने सभी को आकर्षित किया। मैडम जी, आपने विश्वविद्यालय के छात्राओं को समय सरगम उपन्यास के माध्यम द्वारा जो अत्यंत बहुमूल्य ज्ञान दिया, उसका उपयोग छात्राओं को जरूर होगा। आपके व्याख्यान से छात्राओं को प्रेरणा मिली है, वे उसका उपयोग जरूर करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय सरगम उपन्यास के लिए दिया। इस विषय को न्याय दिलाने का बहुत बड़ा योगदान आपने दिया। महाविद्यालय की ओर से, प्राचार्य साहब जी की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। जिन्होंने हमें योगदान दिया गया है, महाराष्ट्र हिंदी परिषद सचिव डॉक्टर गजानन चौहान, महाराष्ट्र हिंदी परिषद के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी सालुंखे हमारे साथ सदैव है। उनका भी मैं महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। हमारे महाविद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम जी सर, हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख मुलानी सर जी, उनके सहयोग से यह 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। आईक्यूसी चेयरमैन डॉक्टर नेताजी कोकाड़े, उनके सभी सदस्य तथा सभी हमारे विभाग के विभाग प्रमुख, कॉलेज के सभी सदस्य जिन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुमूल्य समय दिया, उन सभी का हिंदी विभाग की ओर से मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। इस कार्यशाला के लिए विविध महाविद्यालय के प्राध्यापक, उनके सभी छात्र जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समय सरगम उपन्यास का आस्वाद लिया है, इन सभी का महाविद्यालय की ओर से मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। उपस्थित ज्ञात अज्ञात सभी का समय समय मन से मैं आभार प्रदर्शित करता हूं और सभी को फिर से मैं एक बार धन्यवाद दिलाता हूं। और यहाँ आज का यहाँ जो व्याख्यान है, वही व्याख्यान समाप्त हुआ है, ऐसा मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद। थांबूया सर जी? हाँ, थांबूया. ओके.